साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। आज हम आपको जानकारी देंगे बागवानी की योजनाओं के बारे में और साथ ही बात होगी बेमौसमी धनिये की खेती को लेकर भी। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय जिन पर आपको हम जानकारी देंगे। और अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वाई.आर. मीणा जी। आप अपर आयुक्त हैं कृषि विस्तार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रविंदर सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, अजमेर, राजस्थान से। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रविंदर आपका भी। और जैसा हमने आपको बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो हमारे आज के विषय हैं, और खासतौर से अगर देखा जाए डॉक्टर मीणा, एक रुझान जो है वो किसानों का नज़र आता है बागवानी में। फिर चाहे ज़्यादा मुनाफे की बात हम कहें या जो ज़्यादा योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों को यहाँ मिल पाता है। जानना चाहेंगे आपसे कितने, अगर आज के समय में स्थिति हम देखें, कितना बदलाव इसमें आप देखते हैं, कितना आगे बढ़ा है ये क्षेत्र? काफ़ी बदलाव हुआ है पिछले वर्षों के तुलना में अगर देखा जाए, और सरकार का भी पूरा इस पर ध्यान केंद्रित है। इसीलिए योजनाओं में भी समय समय पर बदलाव किया जाता है जी। और कहने का मतलब है कम से कम जमीन से, कम संसाधनों से अगर ज़्यादा लाभ लेना है तो बागवानी बहुत ही बेहतरीन एक वो है विकल्प जी, इसको अपनाया जा सकता है। और इस तरीके की टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है बागवानी के क्षेत्र में जी। आप मौसम की विपरीत परिस्थितियां हों उसमें आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती जिसे हम कहते हैं जी, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, उसमें ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं या और जो वैल्यूएबल क्रॉप्स हैं, चाहे फूल हों, सब्जियां हों, फल हों, वो आप पैदा कर सकते हैं अच्छी गुणवत्ता के। जी बिल्कुल। रोग रहित मतलब आप पौध तैयार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब काफ़ी कुछ लाभ लिया जा सकता है जी, कम से कम संसाधनों के माध्यम से। अगर किसान जागरूक हैं, वो सही तरीके से वैज्ञानिकों के बताए अनुसार अगर खेती करते हैं तो बागवानी में काफ़ी लाभ अच्छा वो ले सकते हैं। जी, काफ़ी मदद देखिए जो हमारे किसान हैं उनको मिल सकती है। अलग अलग महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ आपको और किस तरीके से मिल सकता है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बागवानी का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। बागवानी में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। भारत फलों और सब्जियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भी है। बागवानी के तहत फल, आलू सहित सब्जियों, कंदी फसलें, मशरूम, कट फ्लावर समेत सजावटी पौधे, मसाले, रोपण फसलें और औषधीय एवं संगंधीय पौधे आते हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी खेती और किसानों को काफी सहायता प्रदान की गई। वहीं बागवानी मिशन के तहत फलों, सब्जियों, मशरूम, मसालों, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू और बांस आदि का उत्पादन किया जाता है। साथ ही इनसे बने उत्पादों का विकास करना और उपभोग को बढ़ावा देना भी इस मिशन का उद्देश्य है। वहीं एकीकृत बागवानी विकास मिशन का किसानों को ज्यादा से ज्यादा
लाभ मिल सके। इसके लिए किस क्षेत्र में कौन सी फसल बेहतर ढंग से ली जा सकती है, इसके संबंध में किसानों को जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे किसान या बागवान कम से कम खर्च और सीमित संसाधन में बेहतर उपज पा सके। तो जाना आपने किस तरीके से एकीकृत बागवानी मिशन की अगर बात की जाए, कितनी सहूलियत या कितनी सुविधाएं जो हैं इसके ज़रिए जो हमारे किसान बागवानी में कहीं ना कहीं रुचि लेते हैं उनको यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन अगर आप भी बागवानी क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं तो आपके लिए भी कई और योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको मिल सकता है आर्थिक रूप से भी, और उसके बाद आप और ज़्यादा मुनाफा कृषि क्षेत्र में कमा सकेंगे। साथ ही जब मुनाफे की बात की जाती है तो अक्सर हम देखते हैं जो बेमौसमी सब्जियां हैं, फल हैं, इनके ज़रिए हमें बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बेमौसमी धनिये की खेती को लेकर। डॉक्टर रविंदर, इस बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा कितना ज़्यादा फ़ायदा, या आज के समय को अगर देखा जाए, बाज़ार को भी समझा जाए, उस नज़रिए से कितना महत्वपूर्ण है कि बेमौसमी धनिये की खेती की जाए? जी, बेमौसमी धनिया की खेती में बहुत ही फायदा है। गर्मियों में जैसे अभी जो हरा धनिया है, पत्तेदार धनिया, उसकी सप्लाई पूरे मार्केट में, स्पेशली अगर बात करें नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, जिन एरिया में ग्रीन हाउस और पॉली हाउस की फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ हरे धनिया की, पत्तेदार धनिया की सप्लाई अब काफी कम हो गई है। और जैसा कि आप देखते हैं कि सर्दियों के अंदर जो धनिया, पत्तेदार धनिया है, वो 10 से 12 रुपए प्रति किलो मिल जाता है। अभी वो किसान भाइयों को 100 से 125 रुपए किलो की रेट में, उपभोक्ता को वो 150-200 रुपए किलो की रेट में अभी मिलेगा प्रति किलोग्राम। तो इसमें लगभग 5 से 6 गुना फायदा किसान भाई ले सकते हैं ऑफ सीजन कल्टीवेशन या बेमौसमी धनिया उसकी खेती के दौरान। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जो मुनाफा है वो कई गुना बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ जो और इससे फायदे जुड़े हुए हैं वो भी आपसे विस्तार से हम जानेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। धनिये का उपयोग दो तरह से होता है, हरी पत्ती के रूप में और मसाले के रूप में। हरी पत्ती की जायकेदार चटनी को हर कोई पसंद करता है, वहीं धनिया खुशबू के लिए सब्जी में भी डाला जाता है, जबकि इसके बीजों का इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है। हरी पत्ती के लिए इसकी खेती पूरे साल की जा सकती है। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर मिट्टी समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थेरम या 2 ग्राम बाविस्टीन से उपचारित जरूर कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखे। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखे। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। तो जाना आपने कितना फ़ायदा आपको मिल सकता है बेमौसमी धनिये की खेती अगर आप करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये कि अगर ना सिर्फ मुनाफा आपका बढ़ रहा है, बल्कि इसके लिए जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं वो कैसे और ज़्यादा आपके मुनाफे को बढ़ा सकती हैं। इस बारे में डॉक्टर मीना, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, एकीकृत बागवानी मिशन की भी अगर बात हम करते हैं तो इसके ज़रिए कई तरह के लाभ हैं जो किसानों को मिलते हैं। क्या मिशन और किस तरह का लक्ष्य हमारे सामने है? बिल्कुल, हमारी जो योजना है बागवानी विकास की, उसका नाम है आजकल MIDH, यानी इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, यानी बागवानी का समन्वित विकास। पहले कई सारी योजनाएं थी बागवानी विकास की, उनको मिला करके 6 सब योजना इसमें मर्ज करके
और अभी जो नाम रखा MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें बागवानी संबंधी जितने भी काम हैं, चाहे आप फलों की खेती हो, सब्जियों की खेती हो, फूलों की खेती हो, और रूट और ट्यूबर क्रॉप जो है उसकी हो, दवा और सुगंधी वाले पौधे हों, इसके अलावा कोकोनट, कैसू, कोकोआ, बेम्बू, ये सब मतलब इसमें समावेशित हैं। तो इस योजना के तहत किसान भाइयों को खासकर जो मोटा मोटी फायदा, एक तो प्रशिक्षण दिया जाता है जी, चाहे किसान हो या इस बागवानी योजनाओं से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, कोई भी टेक्नोलॉजी नई जो हम खेतों में लेके जाते हैं किसानों के पास, उसको पहले प्रदर्शित किया जाता है, किसानों के खेतों पर उसको लगवाया जाता है जी। और जब वो देखते हैं अपनी आंखों से बदलाव, लाभ के, वो फायदे के रुचि जाहिर तौर पर तब वो रुचि लेते हैं, उनकी पूरी तरह से मानसिकता बदल जाती है कि निश्चित तौर पर इस व्यवसाय में काफी फायदा है। तो क्योंकि बागवानी एक काफी तकनीकी कृषि है, हम जो परंपरागत फसलें बोते हैं उसमें उतने उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा बीज आपको मिल गया, खेत की अच्छे से तैयारी की है, आप बुवाई करने के बाद में निराई गुड़ाई इस तरीके के हल्के ऑपरेशन करते हैं। लेकिन बागवानी में टेक्निकली आपको कटाई छटाई करनी होती है जी, उसकी देखभाल सही तरीके से अगर नहीं करते हैं और सही समय पर नहीं करते हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग भी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से और राज्य का जो कृषि बागवानी विभाग हैं उनके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है जी। इसके अलावा बाग लगाने के लिए, जैसे एक तो फलदार बगीचे आप लगा रहे हैं, उसके लिए सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उसके लिए जी, मतलब 2 से 4 हेक्टेयर तक की वित्तीय सहायता किसान भाइयों को मिलती है। वो अलग अलग फसल में अलग अलग उसके वो हैं। इसकी गाइडलाइंस हमारी जो वेबसाइट है उस पर MIDH गाइडलाइंस के नाम से अगर खोलते हैं तो आके सामने आ जाएगी, कंप्यूटर में, मोबाइल में, जहाँ भी इंटरनेट आपके पास होगा जी। इसके अलावा कॉस्ट नॉर्म्स, किस काम में कितना मतलब किसान की मदद होगी, कितनी उसकी कॉस्ट है, वो सारा किसान भाइयों के सामने आ जाएगा, वो देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और राज्य जो हैं उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये गाइडलाइंस डाली हुई हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो जैसे अपने निकटतम जो बागवानी अधिकारी हैं राज्यों के, क्योंकि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो राज्य के बागवानी विभागों के माध्यम से ही संचालित होती हैं, बागवानी की योजनाएं जी बिल्कुल। तो आप अपने निकटतम, चाहे वो कृषि में सहायक कृषि अधिकारी हो, जिला कृषि अधिकारी हो, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और समय समय पर जब सीजन चालू होता है, जैसे रबी, खरीफ, उस टाइम प्रशिक्षण की वो व्यवस्था आगे से ही करते हैं जी, और किसानों से संपर्क करते हैं। बिल्कुल, देखिए समय समय पर या अलग अलग अंतराल पर इस तरह के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो लगातार आयोजित किए जाते हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए खरीफ का सीज़न है तो उससे संबंधित जो फसलें हैं उसके बारे में सारी जानकारी दी जाती है, जो किसान हैं किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से अच्छा बीज मिलेगा, और महत्वपूर्ण ये कि ना सिर्फ बुआई से लेकर उसको बाजार पहुँचाने तक तमाम जो चुनौतियां रहती हैं किसान के सामने, उनका समाधान देने की कोशिश की जाती है प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए। यहाँ डॉक्टर रविंदर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने बताया किस तरह के फ़ायदे जो हैं या मुनाफा जो है वो करीब 5 से 6 गुना हो जाता है बेमौसमी जो धनिया की खेती करके, लेकिन उचित समय की अगर बात की जाए, क्या इसके लिए उचित समय है बुआई का? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि अपन जानते हैं, धनिया जो सर्दी की फसल है, रबी की फसल है, और उसके अंदर क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर है वो जर्मिनेशन के लिए 30 से 32 डिग्री इसको सुटेबल टेम्परेचर है, और फिर 20 से 25 डिग्री अच्छी ग्रोथ के लिए टेम्परेचर इसका सुटेबल रहता है। लेकिन अब गर्मियों में जैसे अब तापमान वो 40 डिग्री से ऊपर, सब पूरे भारतवर्ष के अपन बात करें, केवल हिली ट्रैक को छोड़ दें तो ज्यादातर एरिया में तापमान वो 40 डिग्री के आसपास ही रहता है, 35 से लेके 40-42। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो यहाँ 45-46 डिग्री तक भी तापमान पहुंच जाता है। तो इस परिस्थिति में खेती करना और स्पेशली धनिया की खेती करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन थोड़ी सा तकनीकी बदलाव, जैसे शेड नेट कवर टनल्स हैं, वॉकिंग टनल्स हैं, शेड नेट हाउस है, उसके अंतर्गत अपन बेमौसमी धनिया की खेती कर सकते हैं। या कोई आपका पुराना बगीचा लगा हुआ है पूरा, उसके अंदर पेड़ों की छाया है, पौधों की छाया है, उसके अंतर्गत भी अपन नीचे उसके बेमौसमी धनिया की खेती कर सकते हैं। और इस समय जैसे एक तापमान के अलावा सबसे ज्यादा नुकसान धनिया की फसल को होता है वो तेज धूप के कारण से, जो ब्राइट सनशाइन है उसके कारण से ज्यादा नुकसान होता है। जैसे ही सनशाइन बढ़ता है और उसमें अल्ट्रावायलेट रेज है
उसकी ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण से जो पत्ते हैं वो झुलस जाते हैं, और जब या तो जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन होगा तो पौधा झुलस जाएगा जी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को छाया की जरूरत पड़ती है, और वो शेडनेट कवर्ड हमने यहाँ राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र पर अलग अलग तरह के प्रयोग किए हैं, और उसमें हमने ये पाया है कि आप अगर बेमौसमी धनिया की खेती करना चाहते हैं तो 75% से लेकर 90% की छाया वाला हरा नेट हो या 50% का काला नेट हो, ये दोनों नेट है वो आपका बेमौसमी धनिया के लिए बहुत ही कारगर है, और इसमें तापमान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ब्राइट सनशाइन से ज्यादा असर पड़ता है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें देखिए जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनका असर कहीं ना कहीं हमारी उपज पर पड़ता है, या तो अंकुरण अच्छा नहीं होगा, और अंकुरण ठीक भी हुआ तो जो कहीं ना कहीं उपज का आंकड़ा है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। यही महत्वपूर्ण जानकारी है और इस बारे में विस्तार से आपको आगे भी हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याजखोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं बागवानी की योजनाएं और साथ ही बेमौसमी धनिया की खेती करके कितना लाभ आप ले सकते हैं। इन दोनों विषय पर हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो मौजूद हैं जो पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर रविंद्र हमें यहाँ डॉक्टर मीना बता रहे थे कि हम लो टनल की बात की जाए, शेड नेट की हम बात करें, या किसान पॉली हाउस में भी खेती करते हैं। और बागवानी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये नई तकनीक जो है जिसका आपने भी जिक्र किया था काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या इस तरह की जो तकनीक है उसमें भी कुछ आर्थिक लाभ किसानों को मिल पाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम बोलते हैं, संरक्षित खेती, कई तरह के स्ट्रक्चर हैं उसमें जी। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, और जैसे डॉक्टर रविंद्र जी बोल रहे थे ग्रीन शेड नेट और ब्लैक शेड नेट, और इस तरीके के बहुत सी चीज़ें हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में जब मौसम नागवार हो, जैसे ऑफ सीजन हमने वेजिटेबल लेनी है जी। धनिया की बात हम कर रहे थे ऑफ सीजन की, तो वो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर कर सकते हैं सफलतापूर्वक। तो क्या होता है कि एक तो ऑफ सीजन में आपको मार्केट में भी दाम अच्छा मिलता है जी। उस चीज की उपलब्धता बहुत कम होती है, और इनमें सभी तरह के स्ट्रक्चर्स में कुछ में है 4,000 स्क्वायर मीटर तक का फंडिंग वो मिलता है, सपोर्ट। उसमें सब्सिडी आमतौर पर 40 से 50% तक किसान भाइयों को मिल जाती है जी। और जैसे दूसरे छोटे हैं लो टनल और इस तरीके के, उनमें किसी में जैसे 4,000 नहीं होकर 2,000 स्क्वायर मीटर तक वो मिलती है सपोर्ट जी। तो इन सब में है। विस्तृत जानकारी के लिए किसान भाइयों को कुछ नहीं करना, अपने आसपास जो बागवानी के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि योजना का लाभ लेने के लिए भी आपको बागवानी अधिकारी को संपर्क करना पड़ेगा जी। और उनके माध्यम से उनके साथ मिलके फिर आपको कार्य योजना बना के और उसको वो करना है जी। बिल्कुल, तब उनको उसका लाभ मिलेगा। और इसमें ये स्ट्रक्चर्स में ये तो लाभ है ही जी। इसके अलावा उनको जो अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी क्वालिटी के पौधे यानी गुणवत्ता वाले वो उपलब्ध कराना, वो भी राज्य सरकार के बागवानी जो मिशन है उनके तहत मतलब उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अच्छा बीज, अच्छे पौधे और वैज्ञानिक जो तकनीकी सलाह देते हैं जी, उसके अनुसार आप काम करें बागवानी अधिकारियों के साथ मिलके, तो आपको उसका योजना का लाभ मिलेगा। बहुत सारे लाभ हैं। तो काफी विस्तृत क्षेत्र है अगर बागवानी की बात करते हैं, और हम देखते हैं कि हर दिन कुछ नया कुछ ना कुछ यहाँ नजर आता है। इसी तर्ज पर अगर हम बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद जो है वो भी शुरू किया गया। तो क्या माना जाए डॉक्टर मीना, बागवानी क्षेत्र में और ज्यादा विकास हो सके, किसान और ज्यादा इसका लाभ ले सकें, इसलिए लगातार इस तरह की अलग अलग योजनाएं जो है अभियान के रूप में भी हमें सामने आती हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये इसीलिए किया गया एक जिला एक उत्पाद। मतलब
जिस फसल का जिस जिले में पोटेंशियल है उसको ही बढ़ावा दिया जाए, जिससे एक तो अच्छी गुणवत्ता की ज़्यादा पैदावार ली जा सके और किसान भाई को बेचने में भी बड़ी सहूलियत होती है। जो एक ही जगह आपको बहुत सारी फसलें मतलब फसल मिल जाती है किसी विशेष उत्पाद की, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो व्यापारी लोग हैं वो भी चल के आते हैं। तो समूह बना करके उस तरीके से अगर करते हैं या किसी जिले में एक फसल को हम प्राथमिकता देते हैं तो मार्केटिंग में भी काफी सहूलियत होती है। या इसके साथ साथ जैसे किसान उत्पादक संगठन है, एफपीओ है, तो वहाँ ज्यादा लाभ ले सकेंगे किसान जुड़कर। जी हाँ, सरकार बड़े स्तर पर इसको प्रमोट कर रही है और करीब करीब 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल, कई योजनाओं के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है और संगठित होकर किसान भाई खेती करते हैं तो ना सिर्फ वो अच्छी उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का वो ले पाते हैं, योजनाओं का लाभ ले पाते हैं, बल्कि मार्केटिंग में उनको बहुत सहूलियत होती है। वो अपनी घर पे अपने खेत पे बुला करके व्यापारियों को वहाँ भावताव कर सकते हैं और अच्छे दामों में अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन की फूड चेन सिस्टम है, कोल्ड चेन जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी सहायता आप ले सकते हैं बागवानी मिशन के तहत। रेफ्रिजरेटेड बैन है, कोल्ड चेन है, वेयर हाउस है, तो जिससे आप कभी बहुत सस्ता अगर मार्केट में बिक रहा है, यानी सिर्फ फसल उत्पादन तक योजनाएं सीमित नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल एंड टू एंड है, बीज से लेके आपको कटाई उपरांत जो प्रौद्योगिकी है जिसमें आपको सही दाम नहीं मिल रहे तो आप उसके उत्पाद बना सकते हैं, जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, ये बहुत सारे उत्पाद हैं। यानी कम शब्दों में हम समझे तो बीज से लेके बाजार तक। जी बिल्कुल। इस दौरान जो पूरा सफर है, देखिए हमारी बागवानी की योजना है जो सफर को ना सिर्फ आपके लिए सरल बना सकती हैं, आसान बना सकती हैं, बल्कि जो आर्थिक लाभ है वो भी आपको इसके जरिए मिल सकता है। लगातार जो उत्पादन है बागवानी फसलों का हम देखते हैं किस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ ना जो अनुदान की अगर हम बात करें, जो योजनाएं हैं अलग अलग स्तर पर अलग अलग राज्यों में, उसके जरिए भी आप काफ़ी आगे क्षेत्रों में बढ़ सकते हैं। साथ ही डॉक्टर रविंदर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि जो समय जो है उसका ख्याल हमें रखना होता है जब हम बेमौसमी धनिया की खेती की बात करते हैं, साथ ही साथ तापमान का उसमें एक महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं किस तरीके से असर पड़ता है। लेकिन जो किसान इसको जिन्होंने शुरुआत अभी कर दी है, अभी किस अवस्था में मान सकते हैं और कौन कौन से कृषि कार्य अभी के समय वो कर सकते हैं इसमें? जी, अभी सही समय है इस दूसरी फसल लेने का। एक फसल अभी जिन किसान भाइयों ने ऑफ सीजन की ली है वो अभी हार्वेस्टिंग चल रही है और अभी मार्केट में रेट है, वो मैं थोक की बात करूं तो अभी 80 से 90 रुपए प्रति किलो हरा धनिया पत्ता है वो छोटे शहरों में मिल रहा है। अगर बड़े शहरों की बात करें, मेट्रोज की बात करें, तो वहाँ 100-125 रुपए प्रति किलोग्राम अभी धनिया है वो थोक की रेट चल रही है। लेकिन ये रेट और अभी बढ़ती जाएंगी क्योंकि अभी जैसे एकदम लू चली है, लू चलने से सारी जो थोड़ी बहुत फसलें और थी वो भी खत्म हो चुकी है और अब बरसात चालू हो जाएगी तो बरसात में और भी फिर खेत खाली नहीं है किसान भाइयों के, और मुश्किल हो जाती है। तो इस समय अगर किसान भाई तैयारी करके और उनके पास थोड़ी सी व्यवस्था है तो कोई जरूरी नहीं है अपन हाईटेक जो पॉली हाउस हैं या सेडनेट हाउस हैं उन्हीं में खेती करें। कम लागत वाले जो तरीके हैं, जैसे मैंने बताया सेडनेट कवर्ड वॉक इन टनल है, जो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, जिसमें प्रति वर्ग मीटर की बात करें 600 से 700 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्चा आता है, वो लो टनल और वॉक इन टनल में मुश्किल से 150-200 रुपए में ही सीमित हो जाता है। तो ये इतना खर्चा किसान भाई है वो वहन कर सकते हैं, तो वॉक इन टनल इसमें काफी इफेक्टिव है। और सेडनेट के बंबू बेस्ड स्ट्रक्चर हैं जो लोकल आपके पास मटेरियल है, उससे भी किसान भाई अपनी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो वो लागत भी कम करते हैं और साथ में वो तकनीकी रूप से भी कारगर है। लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है कि पौधे को धनिये के जो बीज है उसके ऊपर छाया कैसे हो, और छाया का करने का तरीका सबसे बेहतरीन तरीका वो सेडनेट है। और सेडनेट में भी हरा नेट हो या काला नेट हो, काला नेट किसान भाई काम में ले रहा है। लेकिन इसमें अगर हम सिंचाई की बात करें वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तापमान को हमें नियंत्रित तो रखना ही है, इसके साथ साथ सिंचाई जो है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर अपन ये खेती खुले में करते हैं इस मौसम में तो आप अगर रोज सिंचाई करेंगे तो भी आप पानी की पूर्ति खेत में नहीं कर सकते। लेकिन वही सेडनेट अगर आप लगा देते हैं तो चौथे दिन पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक इवोपरेशन है वो सीधा चेक हो जाएगा और छाया होने के कारण से जो रूट जोन है, जो पौधे की जड़ें हैं, वहां भी नमी बनी रहेगी। हर चौथे दिन हमें अगर सेडनेट कवर्ड टनल्स या सेडनेट हाउस है तो उसके अंतर्गत अपने को चौथे दिन या पांचवें दिन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। बल्कि खुले में अगर आप ये खेती करेंगे तो हर दिन आपको पानी देना पड़ेगा और वो भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे आप।
तो हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। देखिए शेड नेट का इस्तेमाल करके जो आपकी लागत है वो सीधे स्तर पर हम मान सकते हैं कि कम हो सकती है, और उसके साथ साथ जो मुनाफा है उसमें आप वृद्धि कर सकेंगे। साथ ही डॉक्टर मीना, क्योंकि जब हम बागवानी की बात करते हैं तो जैसा अभी यहाँ डॉक्टर रविंदर ने भी बताया कि सिंचाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिर्फ धनिये की अगर हम बात करें, लेकिन तमाम जो हमारी बागवानी की फसलें हैं, हमारी सब्जी फसलें हो गई, फल हुए, या जो किसान फूलों की खेती करते हैं, तो क्या सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी किस तरह की अनुदान राशि दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। सिंचाई के लिए जो हम कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि या फव्वारा विधि, जी, यानी माइक्रो इरिगेशन, उसकी इसमें फंडिंग की व्यवस्था है। और चाहे वो आप फलदार पौधे लगा रहे हैं या सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जी, सबके लिए अलग अलग तरह के वो ड्रिपर्स होते हैं। तो उसको लगाने पर सब्सिडी है किसान भाइयों को। कई जगह तो काफ़ी अच्छी सब्सिडी होती है, 75-70-75% तक। डेमोन्स्ट्रेशन अगर लगाते हैं तो 90% भी कई जगह सब्सिडी मिल जाती है। कहने का मतलब 40 से 50% सब्सिडी तो आमतौर पर उपलब्ध है जी। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन हो या हमारा MIDH हो, इसकी योजनाओं के तहत इसको ले सकते हैं किसान भाई। डॉक्टर मीना, लेकिन इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोई किस तरह का खास दस्तावेज या कागजात की आवश्यकता होती है? क्योंकि किसानों की समस्या ये रहती है कि अनुदान जो है मिलता तो है, लेकिन उसके लिए हमने आवेदन किया लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया। नहीं, इसके लिए कोई विशेष जैसे किसान सम्मान निधि, उनमें जो दस्तावेज चाहिए वो नहीं है। किसान के पास खेत हो और कोई ज़्यादा वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। जो कृषि अधिकारी हैं या कृषि के पर्यवेक्षक हैं, जो सुपरवाइजर जी, वो लोग गांव में संपर्क करते हैं किसानों से और कोशिश करते हैं सामूहिक रूप से काफ़ी किसान तैयार हों, तो उनको उनके खेत का वो डिटेल लेके और उनको योजना के तहत सम्मिलित कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं और अपने सीनियर जो अधिकारी हैं उनको सबमिट कर देते हैं जी। तो कमिंग सीजन की पहले से ही वो तैयारी करते हैं, करके फाइनल कर लेते हैं भाई इस बार हमने कितने डेमोन्स्ट्रेशन देने, किस फसल में कितने देने, वो सारा, और फिर उसके बाद में वो चालू कर देते हैं। कोई ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि किसान को सीधे तौर पर पैसा उस टाइम वो नहीं दे रहे हैं जी। वो अपनी तरफ से उपलब्ध कराते हैं, उनको बीज है, अच्छे पौध है, इसके अलावा उनके खेत में जाके लगवाते भी हैं, सुपरवाइज करते हैं जी। और फिर जो योजना है उसका जो खर्चा आता है उन्होंने पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है फसलवार जी। भाई 1 हेक्टेयर में कितना खर्चा आता है, तो उसका 40% किसान भाइयों को मिल जाता है। यानी हर एक फसल के अनुसार वहाँ पर देखिए जो एक निश्चित सीमा रखी गई है उसके अनुसार आपको अनुदान दिया जाता है। लेकिन क्या इस जो व्यवस्थाएं या योजनाएं हैं इसमें अगर हम रोजगार की संभावनाओं की बात करते हैं डॉक्टर मीना, क्योंकि जो किसान बागवानी में रोजगार के अवसर ढूंढते हैं, कई किसान हैं जो कि बड़ी बड़ी नर्सरियां लगा लेते हैं जिससे दूसरे किसानों को समय पर अच्छी उन्नत पौध मिल सके, या बीज वितरण की हम बात करते हैं, मशीनरी की हम बात करते हैं, क्या यहाँ भी किस तरह की सुविधा दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बागवानी की हम बात करते हैं तो इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं जी। और खासकर आपने जिक्र किया नर्सरी का, नर्सरी के लिए बहुत अच्छा फंडिंग सपोर्ट भी है इसमें योजना के तहत। और टिश्यू कल्चर लैब, उसमें तो करोड़ों रुपए तक का मतलब फंडिंग सपोर्ट है जी। इसके अलावा मशरूम, उसको आप जमीन भी नहीं है आपके पास, घर के आसपास या आपके बरामदे में, वहाँ पे भी आप चालू कर सकते हैं जी। मशरूम की खेती, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी पालन, और नर्सरी की हाईटेक नर्सरी और एक साधारण नर्सरी, दोनों तरह का उसके लिए व्यवस्था है। और लाखों पौधे जो आप तैयार करेंगे उन पौधों को भी परचेज राज्य सरकार कर लेती हैं जी, जिससे दूसरे किसान जो नए बागान लगाने में रुचि रखते हैं उनको वो उपलब्ध कराए जाते हैं और उनका बाकायदा सर्टिफाई किया जाता है उन पौधों को जी, क्योंकि उनकी देखरेख में तैयार होते हैं, तो वो एक विश्वसनीयता बनी रहती है, गुणवत्ता अच्छी होती है और किसान जो व्यक्तिगत रूप से भी खरीदना चाहते हैं वो आसानी से खरीदते हैं उनको जी। और उनमें कोई रोग व्याधियां नहीं होती, क्योंकि शुरू से सावधानी बरती जाती है, पूरे जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनसे तैयार करते हैं। और आपने शहरों में भी देखा होगा, न सिर्फ फल सब्जियों की पौध बल्कि सजावटी जो पौधे हैं जी, बिल्कुल किसान आजाद है, वो सब क्षेत्र के पौधे उगाएगा, तो उसकी भी बहुत मांग होती है जी। और एक बार थोड़ा सा प्रशिक्षण लेके अगर उसको चालू करते हैं जी, हम KVK में प्रशिक्षण दिला सकते हैं। इसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और राज्य के जो कृषि अधिकारी हैं वो समय समय पर प्रशिक्षण दिलाते हैं जी। ट्रेनिंग लेके नर्सरी से बहुत अच्छा व्यवसाय किसान भाई चला सकते हैं जी। जो स्किल मिशन है उसके तहत नर्सरी मैनेजमेंट, इसका एक प्रमुख कोर्स रखा गया है, उसके तहत भी किसान भाई प्रशिक्षण ले सकते हैं और धीरे धीरे अनुभव से वो काफी कुछ सीख सकते हैं। अच्छा मतलब न सिर्फ अपना रोजगार, वो कई सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए कितने सारे अवसर यहाँ पर हैं रोज़गार के, जिसके ज़रिए आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चेतन जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत चेतन जी। आवाज़ चेतन जी की हमारे पास नहीं आ रही है, लेकिन देखिए जो दर्शक हैं वो मेल के ज़रिए भी हमारे पास सवाल पहुंचा रहे हैं, और जो सवाल हमारे पास आया है चेतन जी का, जानना चाह रहे हैं कि और किस तरह का अनुदान मिल सकता है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की भी अगर बात करें डॉक्टर मीना, तो अलग अलग व्यवस्था है क्या यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं जो बता रहा सब स्कीम 6 सब स्कीम है MIDH में। तो जैसे पहला हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जी, ये सभी राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं सबके लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयी क्षेत्र को छोड़ करके। दूसरी जो योजना है, इसका सब स्कीम है, वो है HMNEH जी, यानी हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयी रीजन जी। तो उसमें हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और ये जो हिमालयी क्षेत्र में आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये आते हैं, तो 11 ऐसे स्टेट हैं जो इसमें कवर होते हैं। अब इनमें कॉस्ट नॉर्म में भी फर्क रखा गया है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वहाँ खर्चा ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं जी। और केंद्र सरकार की ये जो योजना की हम बात कर रहे हैं MIDH, इसके तहत सामान्य तौर जो राज्य हैं उनमें 60-40 का रेशियो है सपोर्ट का, यानी 60% जो पैसा है केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है जी, और 40% राज्य सरकार अपना लगाती है। लेकिन पहाड़ी और जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें राज्य सरकार 10% लगाती है और केंद्र सरकार 90% तक वित्तीय सहायता देती है। तो 90% तक का अनुदान देखिए जो है वो आपको मुहैया कराया जाता है, आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे और ज़्यादा जो किसान हैं बढ़ चढ़ कर बागवानी क्षेत्र में आगे आ सकें और न सिर्फ अपनी आजीविका का माध्यम ढूंढे, बल्कि इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता की तरफ हम भी आगे बढ़ सकें। डॉक्टर रविंदर का यहाँ हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रविंदर, एक मेल के ज़रिए हमें सवाल आया है, रोहन है और ये लिखते हैं मध्य प्रदेश से, बेमौसमी धनिया की अगर बात की जाए तो अच्छी किस्म कौन सी रहेगी इसके लिए, या कौन सी मध्य प्रदेश क्षेत्र के अनुसार? जी अपने को जैसे बेमौसमी धनिया के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली वैरायटी ये होती है जिसके अंदर बोल्टिंग फूल है वो लेट से लेट आए सबसे ज्यादा। जैसे अब मैं बात करूं राजस्थान और गुजरात और MP के लिए हमारी एक सेंटर की वैरायटी है अजमेर ग्रीन कोरिएंडर 1 जी, AGCR के नाम से वो वैरायटी, और काफी कारगर वैरायटी है। इसमें 60 दिन बाद में ही फूल आता है जी। तो हमें ये ध्यान देना कि जो वैरायटी जिसमें बोल्टिंग है या फ्लोरिंग है वो सबसे लास्ट में है। पता है वो इस हरे धनिया के लिए हमारा 45 से 50 दिन 55 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। तो मार्केट में प्रोड्यूस इसमें क्या कि हरे धनिया में पत्ता ही इंपॉर्टेंट है, फ्लोर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिस वैरायटी में लेट बोल्टिंग आए, जिसमें फूल है वो लेट आए, वो वैरायटी इसमें कारगर है। साथ में पत्ता सुगंधित हो, चौड़ा हो, उसमें खुशबू हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें AGCR 1 है, आपका ग्रीन कोरिएंडर की और भी दूसरी वेराइटीज हैं। राज्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से थोड़ी वेराइटियां में फर्क है। तो अपने जो उद्यान अधिकारी हैं उससे पता लगा के वहां के हिसाब से आप लोकल वेराइटी का चुनाव करें। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है किसान भाइयों को, बीज के चुनाव के साथ साथ बीज दर। ऑफ सीजन के जो कोरिएंडर होता है उसके अंदर हमें बीज की मात्रा है वो लगभग डबल से 2.5 गुना ज्यादा रखनी पड़ती है जी, जो कि हम सीजन में दाने के लिए पैदा करते हैं उसकी बजाय। जैसे हम दाने के लिए लेते हैं तो 20-22 किलोग्राम धनिया है वो सफिशियंट होता है। लेकिन जहां अपना टारगेट पत्तेदार धनिया है, जहां फोलिएज अपने को चाहिए, वहां फिर हमें 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की है वो मात्रा काम में लेनी है। ये एक ध्यान किसान भाइयों को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस बात का देखिए हमारे जो किसान हैं उनको ख्याल रखना होगा, ना सिर्फ उन्नत किस्म बल्कि जो बीज दर है जो कि करीब शायद दोगुनी, उसका इस्तेमाल आपको करना होगा, जिससे आने वाले समय में और बेहतर लाभ आपको मिल सके। इससे जुड़ी जो और भी जानकारी है आगे भी आपको हम देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें।
मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं बागवानी की योजनाओं के बारे में और साथ ही बेमौसमी धनिया की खेती करके आप कितना लाभ कमा सकते हैं और कैसे इसकी खेती आप कर सकते हैं। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार यहाँ मौजूद हैं जो आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल एक ईमेल के जरिए और सवाल हमारे पास आया है। डॉक्टर मीना हरविंदर जी जानना चाह रहे हैं पटियाला पंजाब से कि किन्नू के जो बाग ये लगाना चाहते हैं इसके लिए उन्नत बीज कहाँ से मिलेगा? पौध की अगर बात की जाए, किन्नू के जो पौधे लगा रहे हैं वो जी, तो क्योंकि आजकल बीज से नहीं, ये ग्राफ्टेड पौधे इनको लगाने होंगे जी। और इसके वैसे तो कई सेंटर हैं, लेकिन क्योंकि इनके आसपास जो राज्य सरकार के बागवानी अधिकारी की मैं बात कर रहा था, उनसे संपर्क करें। वो पौधे जैसे कई जगह उनके अपने राज्य में भी नर्सरी होती हैं जी, जो राज्य सरकार की मदद से तैयार होती हैं, सर्टिफाई उनको किया जाता है पौधों को। उन्नत पौधे जो उस क्षेत्र विशेष के लिए हैं वो उनको उपलब्ध होंगे और योजना का लाभ भी मिल जाएगा उनको। उसमें छूट जो प्रावधान है जी, वो भी मिलेगा और कितनी कितनी दूरी पे लगाने, सघन लगाने या कैसे लगाने, वो भी हमारे जो बागवानी अधिकारी हैं वो जानकारी देंगे। तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बागवानी अधिकारी को संपर्क कर लें। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मीना, क्योंकि हमारी जो बागवानी फसलें हैं इनके भंडारण को देखा जाए तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कुछ फसलें समय रहते हमें बाजार पहुंचानी है तो कुछ के भंडारण में कई बातों का ख्याल रखना होता है, तो वहाँ भी किसी तरह की योजना का लाभ ले सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। ये जैसे हम चर्चा करते हैं हमेशा, हाईली पेरिसेबल हैं फल सब्जी, जैसे दूध है उसी तरीके से। तो इनको जितना जल्दी हम कंज्यूमर तक पहुंचा दें जी, उतना ही फायदा रहता है। नहीं तो करीब करीब 25 से 30% तक इनकी जो उत्पाद हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और काफ़ी कई हमारे उत्पाद डेलिकेट होते हैं बड़े, तो इनके लिए अप्रोप्रिएट जो क्रेट हैं वो हों जिससे वो दब के या इस तरीके से डैमेज नहीं हो। और शुरू से ही ध्यान रखना होगा किसान भाइयों को, जब वो कटाई करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं अपने उत्पाद की, वहाँ पे ग्रेडिंग, पैकेजिंग प्रॉपर हो, उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कीम में भी प्रावधान है मदद के लिए। इसके अलावा जैसे कोल्ड चेन की मैं बात कर रहा था, रेफ्रिजरेटेड वैन है वो भी उपलब्ध कराई जाती है योजना के तहत जी। इसके अलावा आपने सुना होगा किसान रेल, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी सोच के तहत किसान रेल लागू की गई है, चालू की गई है, जिससे मतलब दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, मतलब जो जहां उत्पाद अच्छा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसको वहां से लेकर के मान लो दक्षिण भारत से दिल्ली में या उत्तर भारत में लाके कोई उत्पाद बेचा जाएगा तो एक तो उसके दाम कई गुना ज्यादा मिल जाएंगे और हमारे यहाँ जो चीज उपलब्ध नहीं है उस सीजन में वो लोगों को, जो कंज्यूमर है, उनको उपलब्धता उसकी हो जाएगी जी। तो ये इसीलिए चलाई गई है कि जो पेरिसेबल उत्पाद हैं हमारे बागवानी के, फल हैं, सब्जी हैं, फूल हैं और दूध है,
इनको किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, क्योंकि वो जो किसान रेल है उसमें रेफ्रिजरेटेड एक तरीके से है, एसी है जी। तो जल्दी से उसमें खराब होने का कोई चांस नहीं है और ताजा ताजा वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। बिल्कुल, पहले किसानों की यही समस्या रहती थी कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उत्पाद को लेके जाना है कहीं वो ख़राब ना हो जाए, लेकिन अब देखिए समय रहते जो उत्पाद है, जो फसल है वो पहुंच जाती है और उसके बाद उसका जो वाजिब भाव है, दाम है, वो भी आपको मिल पाता है। साथ ही डॉक्टर रविंदर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि लेकिन इसकी अगर हम कटिंग की बात करें तो कुल कितनी बार इसकी जो कटिंग है वो हमारे किसान ले लेते हैं और क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? जी, इसमें ऑफ सीजन कोरिएंडर में दो तरह से किसान भाई हार्वेस्टिंग करते हैं, एक तो कटाई करके और एक रूट से, जड़ों से तो उसको उखाड़ के। तो देखा ये गया है गर्मियों में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो अगर अपन कटाई करके उत्पाद को मार्केट में बेचते हैं तो उसमें पत्ते वो थोड़े उसमें नमी जल्दी लॉस होती है। अगर वही उत्पाद अगर पौधे अपन जड़ से उखाड़ते हैं तो उसमें 10 से 12% तो वजन ज्यादा हो जाता है और साथ में उन जड़ पे अपन पानी का छिड़काव करके और पानी जो उससे पानी का नुकसान जो हो रहा है उत्सर्जन से उसको हम रोक सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन है वो काफी हम इसके जड़ों के द्वारा थोड़ा सा पानी का छिंटा देके पौधे के जो पत्ते उनको एकदम फ्रेश बनाए रख सकते हैं और 2 दिन अगर रेफ्रिजरेटेड व्यवस्था है तो हम 2-3 दिन के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको कटाई करेंगे अपन तो फिर वो स्टोर की फैसिलिटी हम नहीं कर पाएंगे और उसको तुरंत मार्केट में आपको देना पड़ेगा। तो अपरूटिंग वाला सिस्टम है वो किसान भाई ज्यादा प्रीफर करते हैं ऑफ सीजन में। और अपरूटिंग का सिस्टम है वो ये है कि आप लगभग 55 दिन से लेके 60 दिन में फसल लगाने के बाद में ये फसल तैयार हो जाती है। तो ऑफ सीजन के अंदर हम एक किसान भाई एक जगह सेम खेत में 3 फसलें ले सकता है जी। 60-60 दिन की। जैसे मार्च के बाद में जैसे आपके रबी की सीजन से खेत खाली होता है, आप खेत तैयार करिए, उसके अंदर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद मिला के और फिर बुआई का तरीका वो छिटकुआ विधि से भी कर सकता है और लाइन से लाइन बुआई करते हैं तो अब इसमें स्पेसिंग भी हमें कम करनी पड़ेगी बीज की तुलना में। जैसे बीज पैदा करने के लिए हम लाइन की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन यहाँ धनिया का अगर अपने को पत्ता पैदा करना है, बेमौसमी धनिया पत्तेदार पैदा करना है तो उसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर हमें रखनी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया तरीका उसमें छिटकाव विधि भी काफी कारगर है, क्योंकि गर्मियों में जर्मिनेशन की प्रॉब्लम होती है तो बीज अगर ऊपर ही रहेगा तो जल्दी जर्मिनेशन होगा, तो छिटकाव विधि भी इसमें काफी कारगर है। ये 2-3 चीजें हैं जो छोटी छोटी किसान भाई ध्यान दें। डॉक्टर रविंदर, क्योंकि हालांकि धनिया में औषधि गुण भी मौजूद होते हैं काफी, लेकिन इसके साथ साथ क्या किसी तरह की रोग या बीमारी का खतरा भी इस मौसम में रहता है? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। गर्मियों में धनिये में हमने प्राय ये देखा है कि एक थ्रिप्स है, बहुत बारीक कीड़ा होता है, थ्रिप्स जिसको बोलते हैं जी, वो इसके अंदर आती है और उसके अंदर पत्ता जैसे शुरू में सफेद होगा और सफेद होने के बाद में उसके ऊपर जैसे जाला सा लग जाएगा, मकड़ी का जाला जैसे माइट्स होती हैं उसका और थ्रिप्स का, 2 ही इसके ऊपर प्रकोप गर्मियों में होता है। उससे बचने का तरीका कारगर ये है, अपन इसमें कोई पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीम ऑयल है हमारे पास तो या अजरेट्रिन का तेल है, इसमें नीम ऑयल से जो बनता है वो 1500 ppm, 10,000 ppm और 3,000 ppm, ये 3 ग्रेड उसमें आती हैं। तो 1500 ppm का अगर आपके पास नीम ऑयल वाला है तो 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर लेके, कहने का मतलब ये है अगर 10 लीटर की आपकी टंकी है तो उसके अंदर 50 ml दवाई लें और एक बार स्प्रे कर दें 12 से 15 दिन के बाद में, जर्मिनेशन के 10 या 12 दिन बाद में। जैसे अपन बेमौसमी धनिया की बात करें तो 6-7 दिन में इसका पौधे का जर्मिनेशन हो जाता है और बीज का, और जर्मिनेशन होने के बाद में 10 दिन बाद में इसके इन्फेक्शन होने का डर रहता है और उस टाइम अपन 1500 ppm वाला अगर हमारे पास नीम ऑयल है तो उसका स्प्रे कर दें 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अगर 3000 ppm वाला आपके पास ऑयल है तो 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और 10,000 ppm वाला अगर ऑयल है तो वो आपको 0.75 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अगर 10 लीटर की टंकी है तो आपका 7.5 ml दवाई है वो सफिशियंट है। तो इस तरह से अपन इसको अगर स्प्रे करेंगे तो एक तो पेस्टिसाइड है उसका भी दिक्कत नहीं होगी और ये आराम से कंट्रोल हो जाती है। और कई बार किसान भाई सिंपल पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं जी, उससे भी इसका प्रकोप है काफी कम हो जाता है। जी बिल्कुल, आवश्यकता अनुसार देखिए जो आपको लगता है उसके लिए ज़रूरी यही कि आप जो विशेषज्ञ है उससे सलाह ज़रूर लें और उसके बाद ही जो छिड़काव की बात यहाँ डॉक्टर रविंद्र कर रहे हैं उस छिड़काव को आप कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार और विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही।
साथ ही डॉक्टर मीना, आपसे मैं यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि किसानों को जानकारी लगातार दी जाती है, आज भी इस कार्यक्रम के जरिए हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा ना, जो बागवानी के मेले जिस तरीके से आयोजित किए गए, तो वहाँ भी अच्छा खासा रुझान नजर आता है किसानों का। जी हाँ, बिल्कुल। और मेलों में किसानों की जो भी शंका होती है, एक तो वो दूर हो जाती है, क्योंकि मित्र किसानों से भी उनकी चर्चा होती है जी। कृषि वैज्ञानिक, विस्तार कर्मी सब एक मंच पे होते हैं, और दूसरा बहुत सारी चीजें उनको वहाँ देखने को मिलती हैं लाइव। जैसे हमारा पूसा कृषि विज्ञान मेला होता है जी, तो पूसा संस्थान जो भी टेक्नोलॉजी विकसित करता है, जो भी किस्मों को विकसित करता है, पौधों को विकसित करता है, वो वहाँ सजीव रूप से देखने को मिलते हैं जी। इसके अलावा उनकी उपलब्धता, अगर खरीदना चाहे किसान पौधे वहाँ से खरीद सकते हैं, कृषि के छोटे मोटे यंत्र ले सकते हैं, और गोष्ठी रखी जाती है विशेषज्ञों के साथ, तो किसानों के जो भी सवाल होते हैं जी, उसके विशेषज्ञ जवाब देते हैं, जो उनको किताबी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि रोजमर्रा की उनकी जीवन शैली में वो कार्य कर रहे होते हैं। तो जो भी उनका जवाब होता है बहुत सटीक होता है, किसानों को उसका बड़ा लाभ मिलता है, और वो अच्छे बीज लेके जाते हैं, पौधे खरीदते हैं, और जो भी शंका उनके मन में होती है वो दूर हो जाती है। कृषि अधिकारियों से मुलाकात होती है, और जिन योजनाओं की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं इन पर भी उनको साहित्य मिलता है। योजनाओं की बुकलेट हम भी समय समय पर प्रकाशित करवाते हैं और कृषि मेलों में बंटवाते हैं। इसलिए साल भर ये कृषि मेलों का दौर चलता है। अभी कोरोना की वजह से जरूर थोड़ा बीच में दिक्कतें आई हैं, नहीं हमारे राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा योजना आपने सुना होगा, देश भर में हर जिले में है जी, ये सब मिलके समय समय पर मेलों का आयोजन करते हैं। जी बिल्कुल। और हम लोग साथ एक दर्शक जुड़े हैं, इनका सवाल हम लेते हैं। सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? संपर्क फिलहाल हमारा इनके साथ नहीं हो पा रहा है तकनीक कारणों से, लेकिन आवश्यकता यही कि किस तरीके से देखिए आप बागवानी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और तमाम संभावनाएं वहां मौजूद हैं। डॉक्टर रविंदर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे यहाँ, जैसा आपने कहा कि किसान अगर इस बेमौसमी धनिया की खेती करते हैं तो काफ़ी ना सिर्फ मुनाफा तो अपना बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन लगातार जो स्थिति रहती है साल भर लागत जो किसान की जाती है, क्या माना जाए कि अगर ऐसे समय में अगर बेमौसमी धनिया की खेती करते हैं तो उस मुनाफे को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो सर्दियों में जैसे धनिया है वो 20-22 रुपए किलोग्राम मिलता है, वो अभी 100 से 125 रुपए 5 से 6 गुना मुनाफा किसान का बढ़ जाता है जी। और साथ में क्या कि इसमें फसल वो केवल 60 दिन की है, 2 महीने में आपकी फसल पूरी तैयार हो जाती है। तो 3 फसलें किसान भाई ले सकते हैं, बस व्यवस्था आपको सेड नेट की उसमें हमने जो पाया है वो है कि लो टनल है या वॉक इन टनल है वो ज्यादा कारगर है, क्योंकि वो आम किसान है उसको लगा सकता है। रविंदर जी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, इनका सवाल हम ले लेते हैं। हेलो जी जी, हेलो सुरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही जी, सवाल पूछ सकते हैं हम सर। धनिया जो लो टनल में कर सकते हैं और कब तक दे सकते हैं सर? जी रविंदर जी, सुरेश जी जानना चाह रहे हैं कि कब तक इसकी वो बुआई कर सकते हैं लो टनल में? हाँ जी रविंदर जी। हाँ जी। हेलो हाँ जी बोलो सर। सुरेश जी आपकी आवाज हमें मिल रही है, सवाल आपका हमारे पास तक आ चुका है। डॉक्टर रविंदर, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी हाँ आ रही है जी। आपसे जानना चाहेंगे, सुरेश जी जानना चाह रहे हैं कि कब तक हम बेमौसमी धनिया की बुआई कर सकते हैं और लो टनल में कितना सही है? लो टनल और वॉक इन टनल में अभी जैसे लो टनल में थोड़ा तापमान की समस्या आती है, वॉक इन टनल में बिल्कुल तापमान की समस्या नहीं आती, और वॉक इन टनल में अभी आप बुआई कर सकते हैं। अभी बहुत सही समय चल रहा है। अभी जो फसल है वो आपकी 1-1.5 महीने बाद में तैयार होगी। 1.5 से जैसे मैंने बताया 50 से 55 दिन में ये तैयार हो जाती है और उस टाइम बरसात चालू हो जाती है। तो ध्यान ये रखना है उस खेत में जो जमीन अपने को चुनाव करना है बेमौसमी धनिया के लिए, वहां बरसात के टाइम पानी ना भरे, बस उतना सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं साइट उसमें पानी नहीं भरे, पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सारी फसल खराब हो जाएगी। तो जो ऊंचा एरिया आपका खेत का उसमें सेलेक्ट करिए, वहां टनल लगाइए और अभी आप बुआई करिए तुरंत, जी आपको बिल्कुल अच्छा फायदा मिलेगा इसमें। उचित समय जिसमें आप अगर बुआई करेंगे तो और ज्यादा लाभ आने वाले समय में आपको मिल सकेगा। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले,
पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। हमारे साथ फोन लाइन पर चेतन पटेल जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत चेतन जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर जी धनिया की फसल लगाना जी, तो ये कब समय है देसी? समय आप जानना चाह रहे हैं इसके लिए? हाँ कि कब समय अच्छा है? देखिए बिल्कुल सही समय आपने जो सवाल है वो पूछा भी है। डॉक्टर रविंदर क्या बताना चाहेंगे आप? समय जानना चाह रहे हैं? जी हाँ, जैसे बेमौसमी धनिया का मैंने बताया, मार्च जैसे ही रबी की फसल खत्म होती है उस टाइम तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है जी। जैसे अपन अप्रैल की बात करें, अप्रैल में तापमान नॉर्दर्न इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वहाँ 37-38 डिग्री तापमान हो जाता है। अगर ये खेती आप खुले में करेंगे तो उस टाइम संभव नहीं है। और धीरे धीरे फिर धनिया की रेट बढ़ती जाती है, पत्तेदार धनिया की रेट बढ़ती जाती है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 5 से 6 महीने में अगर अपन धनिया की खेती करते हैं तो इसमें एक तो धनिया की जो पत्तेदार धनिया उसकी रेट है वो सर्दियों की बजाय, रबी की फसल की बजाय 3 से 4 गुना, और अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम 5 से 6 गुना रेट ज्यादा किसानों को मिलती है जी। साथ में जो बीज वाली फसल है वो हमारी 4.5 से 5 महीने की होती है, जबकि पत्तेदार धनिया की फसल है वो 60 दिन में ही हमारी 2 महीने में फसल खत्म हो जाती है। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक किसान भाई 3 फसलें ले सकते हैं इसमें पत्तेदार धनिया की, और उसमें अपनी सूटेबिलिटी लोकल मार्केट के हिसाब से बुआई के समय में फेरबदल थोड़ा सा कर सकते हैं। अभी उचित समय चल रहा है, एक फसल पहले खत्म हो चुकी है, दूसरी फसल अभी लगाने का समय हो रहा है, और 2 महीने बाद में अगस्त के महीने में भी हम इसको फसल को लगाएंगे जो कि सितंबर में हार्वेस्टिंग होगी। उस टाइम किसान को थोड़ा फायदा कम मिलेगा, लेकिन अभी बहुत उचित समय है बेमौसमी धनिया की खेती करने के लिए। चलिए बिल्कुल उचित समय, अभी आप इसकी खेती कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर रविंदर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। जुड़े थे अजमेर राजस्थान से, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से बेमौसमी धनिया की खेती आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना, अगर हम आज के समय की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कोविड-19 महामारी की वजह से कई बड़े बदलाव हमने देखे हैं तकनीकी रूप से भी। ऐसे में क्या जो किसान जानकारी लेना चाहते हैं वो किसी पोर्टल या किसी ऐप के जरिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। आपने देखा होगा कोविड के दौरान भी हमारे चाहे दफ्तरों का कार्यक्रम हो, घर बैठे वेबिनार के माध्यम से, ऑनलाइन मीटिंग्स के माध्यम से हमने सारे कार्य किए हैं जी। और काफ़ी हद तक लोग जो इन चीज़ों से जुड़े हुए नहीं थे वो भी बहुत कंफर्टेबल हैं। आजकल ये मीटिंग्स वगैरह सब अटेंड करते हैं लोग। तो पोर्टल की जहाँ तक बात करते हैं, एक तो हमारी जो गाइडलाइंस हैं या बागवानी योजनाओं की डिटेल है जी, हमारी अपनी वेबसाइट है agricoop.nic.in जी, ये कृषि मंत्रालय की।
इसमें फिर डिवीजन वाइज आप अगर हॉर्टिकल्चर डिवीजन टच करते हैं या MIDH तो उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सारी जानकारी आपको उपलब्ध होगी और एक क्लिक पर सारी जानकारी आप ले सकेंगे। अगर आप बागवानी क्षेत्र की योजनाओं के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो साथ ही आज कार्यक्रम के माध्यम से भी आपको ये जानकारी मिली होगी। फिलहाल डॉक्टर वाहिद मीणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये तो बात हुई बागवानी की योजनाओं को लेकर। अब चलिए कल का जो विषय है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से हम बात करेंगे जो किसान गन्ने की खेती हमारे करते हैं, कौन सी इसकी किस्म और क्या प्रबंधन आपको अपनाना होगा, और इसके साथ ही नए बागों की स्थापना, आम, अमरूद, नींबू वर्गीय फल जो हैं इनके नए बागों की स्थापना आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। मेल ID है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप DD किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी लेनी है तो एक और माध्यम है, आप DD किसान के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको स्कैन करके आप हेलो किसान के जो पहले प्रसारित कार्यक्रम है वो भी देख पाएंगे। साथ ही जो जानकारी है अब कभी भी कहीं भी आप YouTube के माध्यम से देख सकेंगे। तो लगातार हेलो किसान में नए नए विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। फिलहाल अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।